बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल कॉमर्स बॉस पे। जैसा कि आप जानते हैं हम हमेशा आपके लिए क्वालिटी वीडियो लेकर आते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें जिससे आने वाली हर वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। आज का जो वीडियो है वो उन विद्यार्थियों के लिए है जो यूजीसी नेट, जिसको आप एनटीए के नाम से जानते हैं, की तैयारी कर रहे हैं और कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं कॉमर्स विषय से या वाणिज्य विषय से। तो उनके लिए हम प्रीवियस ईयर का पेपर लेकर आए हैं। तो देखिए इसमें से आप कितने इस प्रश्न पत्र में क्वेश्चन है और इसमें आपके ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको इसमें से सही ऑप्शन को छांटना है। क्वेश्चन नंबर 1, श्रमिकों के प्रति संगठन के उत्तरदायित्व में समावेशित है। यानी कि श्रमिकों के प्रति जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके उत्तरदायित्व में क्या क्या शामिल है। पहला, उचित मजदूरी का भुगतान। दूसरा, श्रमिकों के उपयुक्त प्रशिक्षण और शिक्षा की व्यवस्था। तीसरा, कुशल परिवार निस्तारण प्रणाली का प्रस्थापन। चौथा, परिवार के सदस्यों का कल्याण। या पांचवा, सर्वश्रेष्ठ संभावित कार्य दशाओं का प्रावधान। देखिए ऑप्शन मिलते जुलते होते हैं लेकिन आपको बेस्ट का चयन करना होता है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, परिवार के सदस्यों का कल्याण करना उद्देश्य नहीं होता, बाकी सारे इसमें शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सुमेलित करना है। उद्योग विकास नियमन अधिनियम ये कब आया। आयात निर्यात नियंत्रण अधिनियम, विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम और कारखाना अधिनियम। तो ये कब आया, इसको सुमेलित करना है। तो देखिए उद्योग जो विकास नियम अधिनियम था वो 1951 में आया था। आयात निर्यात 1947 में, विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम 1999 में और कारखाना अधिनियम 1948 में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम समुच्चय नहीं है। ए, समष्टि वातावरण, आर्थिक वातावरण, राष्ट्रीय आय, आय वितरण का ढांचा। देखिए आपको सही क्रम जो नहीं है वो छांटना है। दूसरा, व्यवसाय का वातावरण, उसमें आंतरिक होता है व्यवसाय की नैतिकता, उचित मजदूरी का भुगतान। सी, व्यवसाय वातावरण, बाह्य वातावरण, व्यष्टि वातावरण, आपूर्तिकर्ता। डी, समष्टि वातावरण, बाह्य वातावरण, ग्राहक, व्यवसायिक विकास की संभावना है। कौन सा सही नहीं है। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समष्टि वातावरण, फिर बाह्य, फिर ग्राहक, फिर व्यवसायिक विकास की संभावना है। ये समुच्चय सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा युग्म सही नहीं है। औद्योगिक नीति वर्ष 1948, औद्योगिक नीति वर्ष 1977, औद्योगिक नीति वर्ष 1980 या औद्योगिक नीति वर्ष। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। कथन दिया है और आपको उस कथन 1 और 2 के आधार पर कोटों का चयन करना है। कथन 1, भारत सरकार की औद्योगिक नीति का लक्ष्य औद्योगिक विकास की गति को बढ़ाना है। कथन 2, नई औद्योगिक नीति वर्ष 1991 के बाद भारत का व्यापार संतुलन हमेशा सकारात्मक रहा है। 1 सही है, 2 गलत है। बी, कथन 2 सही है, 1 गलत है। सी, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। या डी, कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कथन 1 सही है कि भाई भारत की जो औद्योगिक नीति का जो लक्ष्य है वो विकास की गति को बढ़ाना है, लेकिन दूसरा गलत है कि सकारात्मक रहा है हमेशा। तो अब ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया है, प्रीवियस ईयर का पेपर है। चालू अनुपात 2.5, लिक्विड रेशो 1.5 और जो वर्किंग कैपिटल है वो 60,000 है। तो हमारी करंट असेट क्या होगी। तो ये आपको क्वेश्चन करना है। अगर आपका करंट रेशो 2.5:1 है और तरल अनुपात 1:5:1 है, यानी कि जो आपका करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी अगर हम करते हैं तो हमारा इसका 60,000 है, 60,000 है। और आप इस तरीके से इसको हल करेंगे कि भाई करंट असेट्स 2.5x, लायबिलिटीज हमारी 1x, इनका डिफरेंस इज इक्वल टू 60,000
और आप x की वैल्यू इससे निकाल लेंगे तो हमारी चालू संपत्ति का पता चल जाएगा। और जब आप इस इक्वेशन को हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1 लाख रुपीज। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स वाई जेड। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स वाई जेड 6:3 के अनुपात में लाभों में साझेदार हैं। 1/8 हिस्से के लिए ए को साझेदार कर रहे हैं, तो उनका त्याग अनुपात क्या होगा। देखिए, जो सेक्रीफाइस रेशियो होता है, ओल्ड में से न्यू माइनस कर देते हैं, ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो जो एक्स वाई जेड है उनका सेक्रीफाइस रेशियो जो निकल कर आएगा वो भी 6:3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 एक कंपनी द्वारा दी गई सूचना क्या है कि कुल संपत्ति आवर्त 3 गुना, शुद्ध लाभ सीमा 10%, कुल संपत्ति 1 लाख तो सकल लाभ है। तो जब आप इसको हल करेंगे तो जो इसका आंसर आएगा, देखिए, कुल संपत्ति या असेट टर्नओवर जो है वो 3 गुना है और 10% इसका होगा, तो इसका आंसर सीधा सीधा होगा 30,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 9, भविष्य की हानियों के लिए पर्याप्त प्रावधान रखें लेकिन भविष्य के लाभों का पूर्वानुमान ना करें, रूढ़िवादिता इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, एक फर्म के विघटन होने पर भागीदारों द्वारा लाभ हानि का बंटवारा किस अनुपात में किया जाता है। जब डिसोल्यूशन हो जाता है तो हमेशा उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होता है, यानी कि लाभ बांटने के अनुपात में। आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, मूल्य और मांग की मात्रा में परिवर्तन के बीच व्युत्क्रम संबंध किसके कारण नहीं है। आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव, भावी प्रत्याशा या सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा भावी प्रत्याशा या एक्सपेक्टेशंस। क्वेश्चन नंबर 12, उपभोक्ता अपनी पूर्ण उपयोगिता को उच्चतम सीमा तक बढ़ाने में साम्य अवस्था में होता है जब ए, उपभोग की गई दो वस्तुओं की सीमांत उपयोगिताएं समान हो, बी, सीमांत उपयोगिता और सापेक्षिक मूल्य का अनुपात समान हो, सी, उपभोक्ता उपभोग से पूर्ण संतुष्टि पाता है, या डी, उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं पर अपने खर्च से संतुष्टि महसूस करता है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सीमांत उपयोगिता और सापेक्षिक मूल्यों का अनुपात समान है। नेक्स्ट आ गया, सुमेलित कीजिए। शून्य आय लोच, इकाई त्रियक लोच, सकारात्मक त्रियक लोच या नकारात्मक त्रियक लोच। अब इनको सुमेलित करना है। तो देखिए, शून्य आय जो लोच है वो तटस्थ वस्तुओं से संबंधित होती है। इकाई त्रियक लोच जो है वो स्वतंत्र वस्तुओं से संबंधित होती है। सकारात्मक त्रियक लोच जो होती है, जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव, जो आड़ी लोच के नाम से भी जानते हैं, वो प्रतिस्थापित वस्तुओं से संबंधित होती है। और नकारात्मक त्रिक लोच मानार्थ वस्तुओं से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। ए, प्रतिस्थापन की तकनीक ह्रास दर के कारण समुत्पाद वक्र आरंभ से उत्तल खींचे जाते हैं। कथन बी, समुत्पाद वक्र की उत्तलता की कमी दो लागतों की मानार्थता की संभावना को प्रबल करती है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ए सही है लेकिन बी गलत है। नेक्स्ट, सुमेलित करना है। उत्पादन की सीमा पर स्थिर औसत लागत। औसत लागत क्षणिक रूप से स्थिर हो जाती है। सामान्य, ये सारे जो ऑप्शन सूची 1 और सूची 2 दिए गया है और इसमें सुमेलित करना है। तो देखिए, जो उत्पाद की सीमा पर स्थिर जो औसत लागत है वो आरक्षित क्षमता होती है। औसत लागत क्षणिक रूप से स्थिर हो जाती है, यानी कि आर्थिक क्षमता को दर्शाता है। सामान्य औसत लागत यू आकार का वक्र जो है वो मित व्ययता और अमित व्ययताओं को दिखाता है। और आधुनिक दीर्घकालीन औसत लागत एल आकार की होती है, उत्पादन और प्रबंधकीय लागत। ऑप्शन होगा हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी संभाव्यता प्रतिदर्श प्रणाली नहीं है। सामान्य, यादृच्छिक प्रतिदर्श, बी, समूह प्रतिदर्श, सी, निर्णयात्मक प्रतिदर्श, या डी, सुव्यवस्थित प्रतिदर्श। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, निर्णयात्मक प्रतिदर्श। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। शोध
देखिए रिसर्च से संबंधित क्वेश्चन आ गया। शोध जो क्षेत्र विशेष में ज्ञान की वृद्धि को प्रस्तुत करता है वो क्या कहलाता है? व्यवहारिक, गुणात्मक, परिमाणात्मक या मूल शोध? तो वो जो कि ज्ञान में वृद्धि करता है मूल शोध कहलाता है। इसका आंसर होगा डी। एक चर आंकड़ा विश्लेषण में टी टेस्ट प्रयुक्त होता है जब आंकड़ों का रूप हो। देखिए टी टेस्ट कभी यूज करते हैं जब कैसे हमारे पास में जो डाटाज है वो ए एक प्रतिदर्श के साथ समीप मापीय आंकड़े, बी अमापीय आंकड़े, सी स्वतंत्र चर के साथ अमापीय आंकड़े या डी दो स्वतंत्र प्रतिदर्श के साथ मापीय आंकड़े। तो टी टेस्ट होता है जब दो स्वतंत्र प्रतिदर्श के साथ मापीय आंकड़े हों। क्वेश्चन नंबर 19, एक चर की प्रवृत्ति दर्शाने के लिए कौन सी प्रस्तुतिकरण पद्धति प्रयोग की जाती है? देखिए जब प्रवृत्ति दिखाते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? हिस्टोग्राम या बहुभुज आवर्ती, रेखीय ग्राफ या बिखरा हुआ ग्राफ, स्कैटर्ड ग्राफ। तो इसका जो आंसर है एक चर की प्रवृत्ति दिखाने के लिए रेखीय ग्राफ होता है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा द्वितीयक आंकड़ा संग्रहण का उद्देश्य नहीं है? देखिए दूसरा आंकड़ा उद्देश्य नहीं है समस्या की पहचान, वर्तमान संबंधित समस्या की संकल्पना का परीक्षण, समस्या की ठीक से व्याख्या करना या डी अत्यधिक सूक्ष्म दृष्टि से प्राथमिक आंकड़ों का निर्वाचन। देखिए द्वितीयक आंकड़ों का संग्रहण का उद्देश्य नहीं है, तो जो इसका आंसर होगा वो होगा बी। वर्तमान संबंधित समस्या की संकल्पना, वर्तमान संबंधित समस्या की संकल्पना का। क्वेश्चन नंबर 21, किसी संगठन की संरचना में स्वामित्व और प्रबंधन में विच्छेद किया जाना कहलाता है? एकल स्वामित्व, साझेदारी, कंपनी या सहकारी समिति? देखिए उसका स्वामित्व किसी भी संस्था का उसके स्वामियों से भिन्न होता है, यह विशेषता है कंपनी की। ऑप्शन नंबर सी। जब एक व्यक्ति किसी कंपनी से उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर लेन देन करता है तो व्यक्ति किस सिद्धांत द्वारा संचालित होगा? अपवाद द्वारा प्रबंध, रचनात्मक सूचना, आंतरिक प्रबंध या डी स्वयं प्रबंधन? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा बी रचनात्मक सूचना का सिद्धांत। हम ऐसा मान के चलते हैं कि उसने हमारे नियम और कानूनों को पढ़ लिया है। क्वेश्चन नंबर 23, अभिकथन है एमबीओ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव कार्य के नियोजन और संगठन का प्रभावी तरीका है। उद्देश्यों को निर्धारित करने में कर्मचारियों की सहभागिता होती है। तो ये दोनों कूट में कौन सा सही है कौन सा गलत ये आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों ही सही है। एमबीओ कार्य के नियोजन और संगठन का प्रभावी तरीका भी है और उद्देश्यों को निर्धारित करने में कर्मचारियों की सहभागिता भी होती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, एक कंपनी के निर्माण का उचित क्रम कौन सा है? देखिए सबसे पहले परिवर्तन, फिर व्यापार आरंभ करना और फिर समामेलन, या पहले परिवर्तन समामेलन पूंजी अभिदान व्यापार आरंभ करना, या पूंजी अभिदान परिवर्तन समामेलन और व्यापार आरंभ करना, या समामेलन पूंजी अभिदान व्यापार आरंभ करना और परिवर्तन। तो इसमें सबसे पहले देखिए इसका सही क्रम होगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले प्रमोशन होता है, परिवर्तन होता है, फिर समामेलन होता है, पूंजी अभिदान होता है और व्यापार प्रारंभ किया जाता है या प्रारंभ करने का सर्टिफिकेट मिलता है। क्वेश्चन नंबर 25, अधिकारों का भारारोपण संगठन का आकार बनाता है। कैसा बनाता है? छोटा, बड़ा, बहुत बड़ा या संगठन के आकार को प्रभावित नहीं करता? तो देखिए जब डेलीगेशन किया जाता है तो ये बड़े संगठन बनाता है, बड़े संगठन में होता है। और क्वेश्चन नंबर 26, सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व व्यवहार के रूप में निम्नलिखित का सुझाव प्रबंधकीय ग्रिड देता है? उच्च ढांचा उच्च प्रतिफल, निम्न ढांचा निम्न प्रतिफल, उत्पादन और व्यक्ति दोनों के लिए उच्च सरोकार, उत्पादन और व्यक्ति दोनों के लिए निम्न सरोकार। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्पादन और व्यक्ति दोनों के लिए उच्च सरोकार। तो आज हमने यूजीसी नेट के कॉमर्स विषय के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को देखा, जाना इनके बारे में। और अगर ये आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम इसकी दूसरी सीरीज ले आएंगे और फिर एक के बाद एक सीरीज लाते रहेंगे। और वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।